हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आपको मालूम है अभी कुछ दिनों पहले ही मेंस का रिजल्ट आया है। इस बार के मेंस के रिजल्ट की बात करें या पिछले कई सालों में जो भी मेंस का रिजल्ट आता रहा है, उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो करंट से संबंधित पोर्शन है वहां पर नंबर अक्सर विद्यार्थियों के कम देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा हम मान करके चल सकते हैं कि जो पढ़ाई के दौरान इस पोर्शन से आने वाला जो टॉपिक है या फिर जो भी प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है और कई तरह की डिमांड रखता है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स से संबंधित डेटा का जिक्र करना होगा, उस पूरी स्थितियों को समझाना होगा कि क्यों ऐसा हुआ, या फिर कुछ निष्कर्षों को बताना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे जो कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों को ही संबोधित करता है। और खास तौर से जो भी प्रोग्राम्स हम यहाँ पर करते हैं, चाहे वो इन फोकस हो, इन न्यूज़ हो, इन डेप्थ हो, उसमें हमारा मेनली टारगेट रहता है कि करंट अफेयर्स के जो भी मुद्दे हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाए और उस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ एक एनालिसिस लेकर के आए, जिससे आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 खास तौर से इनके उत्तर लिखने में सहूलियत हो। तो आज के टॉपिक से शुरुआत करें और बीच बीच में इसको समझते रहेंगे कि कैसे हमें इसका उत्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए या फिर किस तरह से हम किसी प्रश्न को इस टॉपिक के अंतर्गत सॉल्व कर पाएंगे। तो टॉपिक है वैश्विक रोजगार पर क्या कहती है आईएलओ की ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 और 2023। ठीक, तो आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कोविड-19 महामारी के बाद की स्थितियों पर चर्चा की गई है और ये कई सारे आंकड़ों को शामिल करते हुए इस बारे में बताते हैं कि क्या स्थितियां अभी के समय बनी हुई है, लोगों की जो वास्तविक आय है या फिर नॉमिनल आय है उसके बीच में क्या अंतर आता है। न्यूज भी आई है द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो चर्चा क्यों की जा रही है इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे और आईएलओ क्या है इसको देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आईएलओ से कोई प्रश्न पूछ दिया जाए। रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, किस नाम से रिपोर्ट है, क्या डेटा शामिल किया गया है, असमानता को लेकर के क्या बात है, समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यह विषय जो है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जुड़ जाता है। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, रोजगार से जुड़े हुए विषय, आर्थिक असमानता से जुड़े हुए विषय। ठीक है, और खासकर पॉलिसीज तो आएगा ही लास्ट में जब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, तो नीतियां किस तरह से बनाई जाए वो ही फिर समाधान के पक्ष की ओर इशारा करेंगी। तो जो रिपोर्ट आई है आईएलओ की, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या कहें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन्होंने 2 रिपोर्ट जारी की हैं जिसमें अलग अलग स्तर पर डेटा लिया गया है। तो महामारी के बाद वैश्विक रोजगार का क्या परिदृश्य है, इस पर यह रिपोर्ट प्रमुख रूप से बात करती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते कई लोगों का रोजगार गया और जो परिस्थितियां थी वो काफी ज्यादा खराब होती गई। तो हमें देखने को मिलता है कि कई लोग रोजगार में वापस आ गए, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग रोजगार से वापस से नहीं जुड़ पाए। ठीक, आईएलओ की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण संगठन है जो कि लोगों के श्रम एवं रोजगार से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करता है और ऐसे समाधान के उपाय सुझाता है जिसके तहत देश अपनी नीतियों को उस तरह से सुधार करके लोगों को रोजगार और श्रम से जोड़ सकते हैं। ठीक, तो आईएलओ की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत की गई थी और आगे चलकर 1946 में इसको यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर स्थापित किया गया। ठीक, वर्तमान में इसके 187 सदस्य देश हैं, जिसमें से कि भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में देखा जाता है। ठीक, आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट जो आई है उसमें उसका नाम दिया हुआ है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, वेतन और क्रय शक्ति पर मुद्रास्फीति और कोविड-19 का प्रभाव। जो भी वेतन लोगों को मिल रहे हैं उस पर मुद्रास्फीति का यानी महंगाई का और कोविड-19 का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन से लोग हैं जो रोजगार में लौट पाए, कौन से लोग हैं जो रोजगार में नहीं लौट पाए। यहाँ पर एक शब्द का जिक्र किया गया है ट्विन क्राइसिस। तो ये ट्विन क्राइसिस मान करके चल रहे हैं महंगाई और आर्थिक मंदी की स्थितियां, आर्थिक परिस्थितियों के धीमा हो जाने की स्थितियां। कई सारी ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं थी जो बंद हो गई, कई सारी ऐसी कंपनियां थी जो बंद हो गई, कई सारे लोग बेरोजगार हो गए। इससे जो वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां चल रही थी, आर्थिक गतिविधियां चल रही थी, वो धीमी होती गई। ठीक, दूसरा, महंगाई तो बढ़ती ही रही,
क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जैसे ही ब्रेक होगा वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, तो दुनिया भर में वास्तविक मासिक वेतन में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर दो शब्दों का जिक्र आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक होगा रियल इनकम, ठीक, और दूसरा होगा नॉमिनल इनकम। अभी हम दोनों पर ही बात कर लेंगे। तो इस स्थिति के लिए यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट को भी जिम्मेदार माना गया है। तो कोविड-19 की वजह से ही स्थितियां काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसके बाद फिर यूक्रेन और रूस वाला युद्ध शुरू हो गया। अब ये जो रिपोर्ट है इसका उद्देश्य कई देशों और क्षेत्रों से वेतन का डेटा एकत्रित करना है। इन्होंने किया भी है और कुछ रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण है उस पर हम बात करेंगे। एक दूसरी रिपोर्ट है इनकी, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022, रीथिंकिंग सेक्टोरल स्ट्रेटजी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक, तो इसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2022 में लगभग 22 मिलियन नौकरियों का नुकसान हुआ है, ऐसा देखा गया है। खासतौर से एशिया पैसिफिक के जो सब रीजनल एरियाज हैं वहां पर। ठीक, तो आईएलओ के महानिदेशक ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि सबसे कम वेतन पाने वालों की क्रय शक्ति को बनाए नहीं रखा जाता है तो आय असमानता और गरीबी में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको समझते हैं। चलिए, तो वेतन पर आईएलओ की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि कर्मचारियों का वास्तविक और नॉमिनल जो वेतन है उसमें काफी ज्यादा अंतर बना हुआ है। ठीक, वास्तविक वेतन क्या है और नॉमिनल वेतन क्या है, तो पहले नॉमिनल को समझ लें। नॉमिनल वेतन का मतलब हुआ वह सामान्य वेतन जो किसी एम्प्लॉय को प्राप्त होता है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, जो भी नियोक्ता इनको वेतन देते हैं मासिक स्तर पर या फिर उसको वार्षिक स्तर पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इस वेतन में किसी भी स्तर पर अगर वृद्धि होती है या फिर वेतन की प्राप्ति होती है तो इसमें मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता, महंगाई को समायोजित नहीं किया जाता। एक आसान से उदाहरण से समझते हैं फिर हमें क्लियर होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वार्षिक वेतन 10,000 रुपए है। ठीक, इतना कम नहीं होगा लेकिन आपको मान करके चलना है कि वार्षिक वेतन है उसका 10,000 रुपए। ठीक, अब वार्षिक वेतन के हिसाब से अगले एक वर्ष में जो मुद्रास्फीति है उसमें 10% की वृद्धि हो गई। ठीक, और इस व्यक्ति का वेतन उतना ही बना हुआ है। तो अगले वर्ष जब हम देखेंगे तो महंगाई 10% बढ़ चुकी है और इस 10,000 रुपए से ये जिन वस्तुओं का क्रय कर सकता था, जिन वस्तुओं की खरीदारी कर सकता था, अब ये उससे कम वस्तुएं या फिर सेवाएं खरीद पाएगा। यानी कितने फीसद कम? 10%। जिन वस्तुओं में 10% की वृद्धि हुई है जो उन्हें 10% कम खरीद पाएगा। यानी कि कह सकते हैं ये एक तरह से अब 9,000 रुपए की ही चीजें खरीद पाएगा। अब अगर इस वृद्धि को कैलकुलेट किया जाएगा, इस वृद्धि को समझा जाएगा कि 10% जो महंगाई बढ़ गई है उसके हिसाब से वेतन में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, यहाँ पर एक सवाल है जिस पर यह रिपोर्ट बात करती है। ठीक, अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वास्तविक वेतन, तो जो हमने उसके वास्तविक वेतन की बात की कि अब उसको 9,000 रुपए ही एक तरह से मिल रहा है, तो उसके वेतन में गिरावट आई है बजाय बढ़ने के। अगर ये बढ़ता भी है तो मान लीजिए जितनी वेतन वृद्धि हुई, अगर वेतन वृद्धि मान लीजिए 1% हुई है और महंगाई 10% बढ़ गई है, तब भी आप देखेंगे कि उसके वेतन की वृद्धि एक तरीके से नकारात्मक ही है, क्योंकि वेतन 1% बढ़ा है और महंगाई 10% बढ़ गई है। ठीक, ये वास्तविक वेतन के अंतर्गत गणना की बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो नॉमिनल वेतन डेटा जो इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है ये उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के लिए लेखांकन के बाद समायोजित आंकड़ों को दर्शाता है और वास्तविक वेतन वृद्धि के तहत सभी कर्मचारियों के वास्तविक औसत मासिक वेतन में सालाना बदलाव को शामिल किया जाता है। हमें बहरहाल इन दोनों बातों को समझना है कि इसमें अंतर क्या है। ठीक, तो अब आते हैं डेटा पर। यानी भारत में नॉमिनल वेतन 2006 में 4,398 रुपए से बढ़कर 2021 में कितना हो गया? 17,017 रुपए प्रति माह। तो ये जो डेटा है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत प्राप्त होता है। मुद्रास्फीति जब इसमें आकी गई तो वास्तविक वेतन वृद्धि 2006 में 9.3% से गिरकर 2021 में माइनस में 0.2% पे आ गई। जैसा कि अभी हमने पीछे एक उदाहरण से समझा था कि वास्तव में जितना वेतन बढ़ा है और जितनी महंगाई बढ़ी है, जब उसका आपने एक औसत निकाल करके देखा तो आपको पता चला कि वास्तव में तो उसकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो कम हो गई है। ठीक,
चीन में इसका आंकड़ा देखा गया तो 2019 में विकास दर 5.6% से घटकर 2022 में 2% रह गई। पाकिस्तान में 3.8% और श्रीलंका के यहाँ पर आंकड़े मौजूद नहीं थे उनके पास। तो महामारी के बाद भारत में नकारात्मक वृद्धि देखी गई कि हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ करना चाह रही थी, आगे बढ़ रही थी, वह एक तरीके से घट रही है। इसके अलावा रिपोर्ट बात करती है बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, कि हम अपना जीवन जीने के लिए जो खर्च करते हैं, ठीक, इसको समझिए कि कम आय वाले लोगों और परिवारों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो अधिकांश आय है कॉस्ट ऑफ लिविंग के तहत वो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होती है। ऐसी आय जो हम खर्च कर सकते हैं, किसी के हाथ में कैश है वो उसे खर्च कर सकता है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर रहा है, ठीक। अब ये जो आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं हैं, ऐसा देख करके चला जाता है कि अधिकांश जो मूल्य की वृद्धि होती है इनमें ही होती है। तो शुरुआत में हमने जो बात की थी, जो ILO के महानिदेशक बात कह रहे थे कि हमें कम आय वाले लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कम वेतन प्राप्त करने वालों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कि हम उनको प्राप्त होने वाली आय या उनको मिलने वाली आय को किस तरह से समायोजित करें ताकि महंगाई का प्रभाव या महंगाई का दबाव उनके ऊपर ना बढ़े। क्योंकि हमें लगेगा कि उनकी आय बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक रूप से जब निकाली जाएगी वास्तविक आय की गणना के तहत, तब फिर वहां पर उनकी आय नहीं बढ़ रही होगी। इससे गरीबी और असमानता में वृद्धि होगी। यही बात उन्होंने शुरुआत में कही थी। अब असमानता की बात करें तो ILO ने बताया है कि बढ़ती असमानता चिंताजनक है और एशिया प्रशांत स्तर पर केवल उच्च कौशल वाले व्यवसायों में ही कोविड-19 से रिकवरी हुई है। यानी अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन में देखें, जहां पर भारत भी आता है, तो रिकवरी हमें दिखाई तो देती है, लेकिन कहाँ, हाई स्किल्ड लेबर वाले जो भी व्यवसाय हैं, ठीक। 2019 से 2021 तक उच्च कुशल श्रमिकों के बीच लगभग 1.6% की रोजगार वृद्धि भी देखी गई है, लेकिन यही वृद्धि निम्न और मध्यम कौशल वाले श्रमिकों के बीच में नहीं देखी गई। ऐसा कोई भी लाभ उनके बीच में होता हुआ नहीं दिखा। खासतौर से महिलाओं के लिए, जो एक बार रोजगार से बाहर हो गई तो दोबारा से उस रोजगार में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उनके लिए उस तरह के रोजगारों में शामिल होना बहुत कठिन होता है। तो जिन लोगों की नौकरियां गई, जो कि ऐसे सेक्टर्स से जुड़े हुए थे जो कि निम्न और मध्यम कौशल की डिमांड करता है, तो उनको वापस से नौकरियां पाना या फिर उनके व्यवसाय में शामिल हो पाना बहुत ज़्यादा कठिन रहा। इसमें आप किसी भी चाय वाले का उदाहरण लेकर के इसको समझ सकते हैं कि यदि एक बार उसका बिजनेस या व्यापार उसका बंद हो गया तो उसको आय मिलनी बंद हो गई। अब वह जिस स्थान पर खड़ा होता था, उसका जो भी किराया देता था, उस स्थान पर उसको किराया देना संभव नहीं है। मान लीजिए वह वहां से अपने घर की ओर पलायन कर गया, तो वापस आ पाना उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि पूंजी का निवेश कर पाना उसकी स्थितियों में शामिल नहीं था, ठीक। तो G20 देशों के बीच वास्तविक मजदूरी के औसत स्तर में भी महत्वपूर्ण अंतर है। तो G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, आपको मालूम है। तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां लगभग $4000 प्रति माह प्राप्त हो रहा था, वहीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, जिसमें भारत भी शामिल है, लगभग $1800 प्रति माह दिखाई देता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आता है। अंतर क्यों आता है? वही महंगाई वाले उस कारणों की वजह से, जहां पर वास्तविक मजदूरी, जो वास्तविक उनके वेजेस है, रियल वेजेस है, उसमें अंतर दिखाई देता है। तो समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं? रिपोर्ट में ही कुछ बातों का जिक्र है। पहली बात तो कहा गया है कि नीतिगत विकल्पों को चुना जाए, जैसे कि अध्ययन से पता चला कि कोविड-19 के दौरान 75 से 95 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए। तो भविष्य के विवेकपूर्ण नॉमिनल वेतन समायोजन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि हमने क्या बात की शुरू में, नॉमिनल वेतन जो होते हैं, वास्तविक रूप से जो वेतन प्राप्त होता है, जिसको मुद्रास्फीति से या महंगाई से समायोजित नहीं करते, तो ऐसे वेतनों को समायोजित करना होगा। जो भी नियोक्ता है या फिर सरकार है, उनको इस तरह से इन पूरी स्थितियों को लेकर के नीतियां बनानी होंगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उतना वेतन प्राप्त कर सकें, ताकि वे गरीबी और असमानता वाली स्थितियों से बच सके। जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से एटलीस्ट उन्हें वेतन मिले। हालांकि जो लोग सरकार या सरकारी नौकरियों में शामिल होते हैं, आप देखते हैं कि उनकी वेतन वृद्धि होती रहती है, लेकिन उन लोगों का जरा सोचिए जो लोग इस तरह के किसी भी संगठित रोजगार में शामिल नहीं है, जो लोग असंगठित रोजगार में जुड़े हुए हैं, उनकी जो आय है वह उतनी ही रहती है, हर साल महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती और महंगाई बढ़ती रहती है। ऐसे में जो स्थितियां हैं असमानता और गरीबी की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कम आय वाले परिवारों के जीवन स्तर की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होगा।
श्रम बाजार संस्थाओं और वेतन नीतियों को मजबूत करना होगा। वेतन और आय के अधिक समान वितरण के लिए बेहतर औपचारिक वेतन रोजगार निर्माण करने होंगे, यानी हमें ऐसे रोजगारों का सृजन करना होगा जहां पर वेतन की स्थितियां बेहतर हो और औपचारिक रूप से लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक, इसके अलावा जो लैंगिक वेतन का अंतर है उस पर भी ध्यान देना होगा, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में होने वाला अंतर। तो महिलाएं रोजगार से बाहर हो जाएं, उनको वापस से जोड़ना कहीं ज्यादा कठिन माना गया है या देखा गया है, इस रिपोर्ट में भी इस बारे में जिक्र है। इसके अलावा इसमें एक बात और है कि हमें बहुपक्षीय दृष्टिकोण भी अपनाना होगा, यानी एक डायमेंशनल हम नहीं कह सकते कि जो स्थितियां हैं एक तरह से ठीक होंगी। कई सारे पहलू हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को रोजगार से वंचित कर दे या रोजगार से बाहर कर दे। जैसे शिक्षा की स्थिति, अगर उसको शुरुआत से ही शिक्षा बेहतर नहीं मिली है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, रोजगार से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव, उनको दूर करना होगा। महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव, उसको खत्म करना होगा। गरीबी, हिंसा और बहिष्कार की स्थितियां, इसके अलावा वैक्सीन्स की कमी और स्वच्छता के स्तर पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हाइजेनिक स्थितियों में लोग रहें और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें या फिर रोजगार से जुड़ सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहतर रोजगार में भी है, उसके बावजूद वह अगर स्वास्थ्य की स्थितियों में खराब है, हेल्दी नहीं है, तो उसको कुछ समय बाद उस नौकरी को छोड़ना पड़ सकता है या फिर उस व्यवसाय से बाहर होना पड़ सकता है। इसके अलावा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होना भी जरूरी है। और गरीब अमीर देशों के बीच जो बढ़ता डिजिटल विभाजन है उस पर भी ध्यान देना होगा। नीति निर्माताओं को इस तरह की नीतियां बनानी होंगी ताकि हम उन तकनीकों को अपना सकें और लोगों को उस विश्व से जोड़ सकें जो कि एक समानता की ओर आगे जाएगा। ऐसे में असमानता को लेकर के जो स्थितियां हैं और गरीबी को लेकर के जो स्थितियां हैं उन्हें दूर करना होगा इन नीतियों के हिसाब से। चलिए, अब आज का प्रश्न क्या कहता है, ये प्रीलिम्स का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्टैटिक पोर्शन को इसमें कवर किया गया है। इसमें दिया है इसकी स्थापना यानी ILO की वर्साई की संधि के तहत 1919 में की गई थी। इसे 1950 में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी बनाया गया और भारत ILO का सदस्य है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है और हमें लिखना है कि यह सेशन आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया।